बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मलिक फारूक अहमद पंवार, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में लोग बेल किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसके क्या प्रोसीजर है। तो बेल की ज़रूरत क्यों महसूस होती है आपको? इनफैक्ट जब भी किसी एक्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पुलिस अथॉरिटीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन मूव करती हैं और मूव करने के लिए जिस अक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है। तो अरेस्ट से बचने के लिए वो शख्स जो है बेल मूव करता है। और इस बेल प्रोसेस में को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या एफआईआर एक से ज़्यादा अशख़ास के ख़िलाफ़ दर्ज हो सकती है। यस, डेफिनेटली हो सकती है। इसमें किसी एक पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है या एक ही एफआईआर के अंदर मतलब एक से ज़्यादा जो है पर्सन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको नामजद किया जा सकता है। और एफआईआर के अंदर कोई स्पेसिफिक एक ऑफेंस भी हो सकता है या उससे कनेक्टेड बाकी और भी काफ़ी सारे ऑफेंसेस हो सकते हैं, 2, 3, 4। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि अगर एफआईआर लाहौर में दर्ज हुई है और पर्सन उस वक्त मुल्तान है, तो क्या वो अपनी बेल मुल्तान में मूव करेगा या लाहौर में मूव करेगा? तो इसकी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देता चलूँ। जहाँ पे एफआईआर हुई है उस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको बेल ग्रांट कर सकती है। तो वहाँ पे एक और जो है अक्यूज्ड के लिए जो बेनिफिट है वो ये है कि जिस रेलिवेंट एरिया में है उसकी आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव जो है बेल लेके आप उस एरिया में जा सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि लाहौर में अगर एफआईआर है, मुल्तान में है, तो मुल्तान बेंच से जो है प्रोटेक्टिव बेल लेके आप जो है या अक्यूज़ जो है वहाँ पे हाजिर हो सकता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, अगर एफआईआर एक से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ है, क्या वो तमाम लोग एक बिल मूव कर सकते हैं, यानी एक बिल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं या अलग-अलग से करना पड़ेगा? तो इसका भी जवाब ये है कि आप अलग से कोई भी एक्यूज़ अलग से भी मूव कर सकता है या वो तमाम एक्यूज़ एक ही बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब हम जिस प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ अ बेल प्रोसेस। अब बेल 2 किस्म की है, एक प्री अरेस्ट, एक पोस्ट अरेस्ट। जो प्री अरेस्ट बेल है इसको जो डील करता है वो सेक्शन 498 सीआरपीसी 1898 डील करता है, और जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो 496 और 497 जो सेक्शन ऑफ सीआरपीसी हैं वो इसको डील करते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने कोर्ट में इस्टेब्लिश करना है कि आपको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इस एफआईआर के अंदर। प्राइमा फेशिया इस्टेब्लिश करना है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी इनोसेंस डिक्लेयर कर सके, जिससे आपकी इनोसेंट ज़ाहिर हो सके, तो वो आप कोर्ट में जो है प्रेजेंट करेंगे। और इसका जो है इस वक्त भी कोर्ट कंसीडर करेगी, मतलब अगर कोर्ट कंसीडर करती है तो वो आपको बेल अलाउ कर देगी, बेल ग्रांट कर देगी। अगर ये प्राइमा फेशिया आप इस्टेब्लिश करने में नाकाम हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट आपको बेल अलाउ नहीं करेगी। जो इसका जो फर्स्ट बेल है आप अंडर सेक्शन 498 सेशन कोर्ट में मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर बेल आपकी यहाँ से अलाउ नहीं होती तो आप डेफिनेटली हाई कोर्ट में अंडर 498 जो है आप रिट मूव करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल को। पोस्ट अरेस्ट बेल को 2 सेक्शन जो है अट्रैक्ट करते हैं, एक 497 सीआरपीसी और एक 496 सीआरपीसी। 496 सीआरपीसी है बेसिकली ये बेलेबल ऑफेंस को डील करती है। बेलेबल ऑफेंस अक्यूज का मैटर ऑफ राइट होता है कि उसको जो है बेल ग्रांट कर दी जाए। अगर किसी वजह से कोर्ट आपको बेल अलाउ नहीं करती तो डेफिनेटली आपका जो है काउंसिल इसको कोर्ट से पूछ सकते हैं कि कोर्ट ने क्यों जो है बेल ग्रांट नहीं की। तो कोर्ट डेफिनेटली अपनी पोजीशन क्लियर करेगी और वो बताएगी कि क्या रीज़न है हम बेल इसमें बेलेबल ऑफेंस के अंदर अक्यूज को क्यों नहीं दे रहे। नेक्स्ट जो है सेक्शन 497 जो पोस्ट अरेस्ट बेल को डील करता है, इसके तहत जो है 2 किस्म की जो है बेल है, एक प्रोहिबिटरी क्लॉज के तहत जो बेल होती है और दूसरी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के तहत जो बेल आती है। अब प्रोहिबिटरी क्लास में वो ऑफेंसेस शामिल हैं जो जिनकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल से ज़्यादा होती है, और जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं इसमें जो ऑफेंस होते हैं इनकी पनिशमेंट 10 साल से कम होती है। तो इसमें भी जो सिचुएशन है वो यही होती है कि इसका फर्स्ट फोरम सेशन है और हाई कोर्ट्स हैं।
तो हाई कोर्ट से आप जो है पोस्ट अरेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म डेफिनेटली आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने एक दफ़ा बेल मूव की, आपकी खारिज हुई सेशन से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या आप दूसरी दफ़ा बेल मूव कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन नए ग्राउंड के ऊपर। कितनी दफ़ा कर सकते हैं? जब तक आप नया ग्राउंड लेके आते रहेंगे, कोर्ट डेफिनेटली बाउंड है वो आपकी जो है बेल एप्लीकेशंस को हियरिंग करे। और इसमें अगर कहीं पे आप ये एस्टैब्लिश कर जाते हैं कि ये मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन है और कोई डाउट क्रिएट कर देते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के अंदर, एफआईआर के अंदर, तो डेफिनेटली कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकती है। तो ये जो है पोस्ट अरेस्ट बेल के जो है इसमें ग्राउंड्स हैं। मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन या बेनिफिट ऑफ डाउट, डेफिनेटली कोर्ट केयर करती है कि उसका किसी भी इनोसेंट पर्सन को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए। अब बेल अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? डेफिनेटली यू नीड योर CNIC। करंटली जो है एक नई चीज़ जो ऐड हुई है, दैट इज़ बायोमेट्रिक आप उनको देंगे। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जिसमें आपकी इनोसेंस वो प्रूव हो सकती है, वो अपने काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे और काउंसिल जो है अपनी जो है बेल एप्लीकेशन मूव करेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर। तो उसमें काउंसिल वैसे ही मतलब इसमें प्रेस कर सकते हैं, कोर्ट को इंसिस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि बेलेबल ऑफेंस हैं तो बेल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन यूज़ करके जो है अक्यूज को रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल की बात करते हैं। इसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, इधर ये प्रोबेबिलिटी क्लॉज में फॉल करते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी क्लॉज में फॉल करते हैं। आपको बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और उसमें कोर्ट नोटिस कर देगी। इनिशियल प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर आपको जो है बेल ग्रांट करेगी, लेकिन फाइनल बेल के लिए आपको जो है अपनी जो है प्रामा फेशियाई जो है एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ जो FIR है वो फॉल्सली जो है इम्प्लिकेट किया गया, आपको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर, और जो ये सारी FIR की स्टोरी है वो कॉन्कॉक्टेड है। और पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए डेफिनेटली आपने ये आपके काउंसिल ने ये ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ये ज़रूर इस्टेब्लिश करना है कि मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन या बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो ज़रूर क्रिएट करना है कोर्ट के माइंड में। तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है, इधर आपकी बेल प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है वो दे सकती है। एक थर्ड स्टेज होती है कि जब आपको इनिशियल बेल ग्रांट हो जाती है तो डेफिनेटली एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना होता है, तो कुछ वहाँ पे जो है आयु के पास भी अथॉरिटी होती है अंडर 169 CRPC कि अगर उसको लगे कि जो अक्यूज हैं वो फॉल्सली इम्प्लिकेट किए गए हैं, इनोसेंट है, तो वो उसके थ्रू उसको डिस्चार्ज कर सकता है, ये रिलीफ दे सकता है या बेल दे सकता है कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया, और कोर्ट डेफिनेटली इस चीज़ को कंसीडर करेगी और अक्यूज को इसमें डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कोर्ट के लिए कि वो रिलाई करे जो है आयु की उसके ऊपर और उसको डिस्चार्ज कर दे। कोर्ट चाहे तो उसकी फर्दर इंक्वायरी भी के लिए भी कह सकती है। और जैसे ही कोर्ट बेल ग्रांट करती है तो डेफिनेटली जो है मुचल्लकों का यानी श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं। उसके लिए अक्यूज को कहेगी कि वो कोर्ट में सबमिट कराए, ताकि कोर्ट को अगर ज़रूरत हो तो अक्यूज को थ्रू दैट श्योरिटी बाउंड कर सके कि वो कोर्ट में हाजिर हो। और इन केस अगर किसी स्टेज के ऊपर कोर्ट बुलाती है और अक्यूज कोर्ट में अपेयर नहीं होता तो कोर्ट के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो बेल को कैंसिल कर दें। पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि पोस्ट अरेस्ट के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अक्यूज उस वक्त जुडिशियल रिमांड पर हो। होता क्या है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है अक्यूज को लेके आईओ या पुलिस, और उसके बाद जो है वो कोर्ट से जो है रिमांड तलब करती है, जो कि मैक्सिमम 40 डेज़ का जो कोर्ट अलाउ करती है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है वो 2 दिन का देती है, 4 दिन का देती है, या आफ्टर 40 डेज वो एक्सटेंड कर देती है। तो कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाती है कि इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अक्यूज की फिजिकल रिमांड के ऊपर, तो वो फिर जुडिशल पे मूव कर देती है। अब फिजिकल रिमांड और जुडिशल रिमांड से मुराद ये है कि जब पुलिस कस्टडी में होता है अक्यूज तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल रिमांड। मतलब उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उस वक्त थाने में होता है या पुलिस स्टेशन में होता है। मज़ीद जब उसको जुडिशल पे भेजा जाता है
तो अक्यूज उस वक्त जेल में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिमांड। तो ये बेसिक नीड है पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करने के लिए कि अक्यूज आपका जुडिशियल के ऊपर हो। यहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेल प्रोसेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, और अगर इसमें कोई चीज़ मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप इसका जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।